हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 71 जो कि बीपीएससी 72, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मार्क लिंटन इतिहास पुरस्कार 2026 किसने जीता? मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विलियम डेलरिम्पल। मार्क लिंटन इतिहास पुरस्कार 2026 किसने जीता? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विलियम डेलरिम्पल। इनको क्या मिला है? 2026 का मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज। कौन सी बुक के लिए? तो बुक का नाम भी याद रखना है, द गोल्डन रोड, हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो पुस्तक है द गोल्डन रोड, हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, किसने लिखा है? तो ये भी आपको याद रखना है किसने लिखा है। ऑथर कौन है? विलियम डेलरिम्पल। यह पुरस्कार जे एंथोनी लुकास बुक प्राइज के तहत दिए जाने वाले 3 पुरस्कारों में से एक है, जिसका संचालन नीमन फाउंडेशन फॉर जर्नलिज्म और कोलंबिया यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ जर्नलिज्म द्वारा किया जाता है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछ सकता है। इस पुरस्कार का नाम स्वर्गीय मार्क लिंटन के नाम पर रखा गया है, जो एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव थे और एक्सीडेंटल जर्नी, एक कैम्ब्रिज इंटर्निस मेमोयर ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 पुस्तक के लेखक थे। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इंटरनेशनल अवार्ड से। जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है 2026 का किसे दिया गया है? तो ताइवानी लेखक है यांग सुआंग जी। नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। किस देश के लेखक है? ताइवानी लेखक है। ताइवानी लेखक यांग सुआंग जी द्वारा लिखित और लिन किंग द्वारा मंदारिन चीनी से अनुवादित उपन्यास ताइवान ट्रैवलॉग को 2026 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसी भी भाषा से अंग्रेजी में अनुवादित और ब्रिटेन या आयरलैंड में प्रकाशित एक पुस्तक के लिए दिया जाता है। याद क्या रखना है? सबसे पहले 2026 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ताइवानी लेखक है यांग सुआंग जी को। उपन्यास का नाम क्या है? ताइवान ट्रैवलॉग। और इसका अनुवाद किसने ट्रांसलेट किसने किया इस पुस्तक को? तो लिन किंग द्वारा मंदारिन चीनी से अनुवादित उपन्यास है, जिसका नाम है ताइवान ट्रैवलॉग, और इसे मिला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026। 2 भारतीय लेखकों ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। तो पहली कौन थी? पहली थी गीतांजलि श्री, 2022 में मिला था। डेजी रॉकवेल द्वारा अनुवादित उनके उपन्यास टॉम ऑफ सैंड के लिए जीता। तो किसने जीता? गीतांजलि श्री ने। किसने अनुवाद किया था इस पुस्तक का? टॉम ऑफ सैंड जो थी पुस्तक, हिंदी में रेत समाधि के रूप में। तो इसे ट्रांसलेट किया था कि इंग्लिश में किसने? डेजी रॉकवेल ने। और दूसरे भारतीय कौन है? बानू मुश्ताक को 2025 में मिला था। उन्हें उनकी लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प, एक कन्नड़ में था, तो इन्हें मिला था। और अनुवाद किसने किया था? दीपा भास्थी ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फरहान अख्तर की एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित मणिपुरी फिल्म बोंग ने लंदन में बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म का बाफ्टा अवार्ड जीता। इस फिल्म का निर्देशन पहली बार निर्देशन कर रही लक्ष्मी प्रिया देवी ने किया था, ये पूछ सकता है, जिन्होंने अवार्ड स्वीकार करते समय अपने भाषण में शांति के लिए भावुक अपील की। अगले क्वेश्चन में आते हैं। टाटा समूह के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन को मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया। उन्हें यूके और भारत के बीच व्यापारिक संबंधों में उनके योगदान की मान्यता स्वरूप ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर प्रदान किया गया। नेक्स्ट आते हैं। 2026 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के जल, पर्यावरण और स्वास्थ्य संसाधन के निदेशक काव्य मदानी को। अच्छा, कौन से देश से है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 4 मई 2026 को इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में 2026 का पुलित्जर पुरस्कार किस भारतीय ने जीता?
तो 3 लोगों को दिया गया है, आनंद आर.के, सुपर्णा शर्मा और नताली ओबिको पियर्सन। लेकिन भारतीय पूछ रहा है तो आपका पहला और दूसरा ए और बी सही होगा, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी डिटेल में यहाँ पे गिवन है, जिसे मैं बता चुका हूँ पहले ही क्लास में, और पीडीएफ में आप इसे काफ़ी डिटेल में देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दलाई लामा ने अमेरिका के लॉस एंजल्स में आयोजित 68वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार 2026 में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता। दलाई लामा ने अपने एल्बम मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा के लिए सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक, नरेशन और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता। तो श्रेणी का नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं। भारतीय मूल के जलवायु वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा भूविज्ञान के क्षेत्र में 2026 का कैफ्रोड पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह एक ऐसा सम्मान है जिसे अक्सर भूविज्ञान का नोबेल कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं। WHO के पूर्व कर्मचारी डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया ने वेली रिसर्च हीरोज प्राइज 2025 जीता है। अब तक यह वैश्विक सम्मान प्राप्त करने वाले वह पहले और एकमात्र भारतीय है। उन्होंने अकादमिक जगत से परे प्रभाव इम्पैक्ट बियॉन्ड एकेडमिया श्रेणी में जीत हासिल की। तो श्रेणी का नाम भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चांग क्रैंडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2026 किसे मिला है? तो पुडुचेरी के 2 वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञों, एक है डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और दूसरे डॉक्टर आर वेंकटेश, इन्हें मिला है चांग क्रैंडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2026। नेक्स्ट आते हैं। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 किसने जीता है? तो रूबल नागी भारतीय है। अगले पॉइंट पे आते हैं। 2026 का टाइलर पुरस्कार किसे मिला है? तो अमेरिकी विकासवादी जीव विज्ञानी डॉक्टर टोबी कियर्स को पर्यावरण संबंधी उपलब्धियों के लिए उन्हें नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में आयोजित एक आधिकारिक समारोह में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ, जिसे अक्सर पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। पूछता है कि टाइलर पुरस्कार का संबंध किससे है, या मैचिंग में पूछ सकता है आपसे। 2025 का इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किसे मिला है? तो मोजाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता है, उनका नाम है ग्रासा माचेल। अगले पॉइंट पे आते हैं। बेंगलुरु की भारतीय सेना अधिकारी मेजर स्वाति शांता कुमार ने अपने प्रोजेक्ट इक्वल पार्टनर्स लास्टिंग पीस के लिए यूएन महासचिव का 2025 का पुरस्कार जीता है। कौन से प्रोजेक्ट के लिए? इक्वल पार्टनर्स लास्टिंग पीस। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नैना कालू ने 2025 में टर्नर पुरस्कार जीता है। तो 2025 का टर्नर पुरस्कार किसने जीता है? तो नैना कालू। उन्होंने प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली सीखने में अक्षम कलाकार के रूप में इतिहास रचा। नेक्स्ट आते हैं। निर्देशक नीरज घायवान की हिंदी फिल्म होम बाउंड भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी और 98वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए 15 फिल्मों की शॉर्ट लिस्ट में शामिल हुई थी। और आखिरी पॉइंट है इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अवार्ड से। श्रीलंका के लेखक वज्र चंद्रशेखरा को उनके काल्पनिक उपन्यास रेक्स फॉल के लिए 2025 का उर्सुला के ले गुइन कथा पुरस्कार मिला है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? पहला भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। तो ये आपका बिल्कुल सही है। पहला स्टॉकहोम में, दूसरा कहाँ पे किया गया था? दूसरा आपका किया गया था, दूसरा जो था ये कोपेनहेगन में, कोपेनहेगन। और तीसरा अभी मोदी जी गए थे नॉर्वे में। तो पहला सही है। दूसरा क्या है? भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन केवल नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क से संबंधित है। नहीं, इसमें कौन कौन से देश हैं? तो इसमें आपका स्वीडन है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, आइसलैंड है। तो इसलिए आपका ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा गलत हो गया। तीसरा क्या है? हाल ही में तीसरे शिखर सम्मेलन का उद्देश्य एक समर्पित भारत नॉर्डिक आर्कटिक सहयोग तंत्र स्थापित करना है। बिल्कुल सही है। तो इसमें पूछ क्या रहा है कि कौन सा सही है? तो पहला और तीसरा आपका सही है। कौन से ऑप्शन में है?
तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तीसरे इंडिया नॉर्डिक समिट के लिए मोदी जी गए थे नॉर्वे। उन्होंने 3 देशों की यात्रा की थी, नीदरलैंड, स्वीडन और इटली, तो सबका पता ही होगा। पहला भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम 2018 में हुआ था। दूसरा कोपेनहेगन 2022 में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड के नेता एक साथ आए थे। हर नॉर्डिक देश की अपनी अलग अलग ताकतें हैं। अभी पूछ सकता है एग्जाम में मैचिंग करने में। स्वीडन की औद्योगिक इनोवेशन और रक्षा में, याद रखना है, स्वीडन की औद्योगिक इनोवेशन और रक्षा में, डेनमार्क की समुद्री और ग्रीन टेक्नोलॉजी में, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक में, फिनलैंड की डिजिटल टेक्नोलॉजी में और आइसलैंड की जियोथर्मल एनर्जी में। अब एक तरफ देश का नाम दे देगा नॉर्डिक देश का, दूसरी तरफ उनकी कौन सी ताकतें हैं और आपसे पूछ देगा कि मैच कीजिए। आर्कटिक परिषद के सदस्य के रूप में सभी 5 नॉर्डिक राज्यों की उपस्थिति के साथ इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य एक समर्पित भारत नॉर्डिक आर्कटिक सहयोग तंत्र स्थापित करना भी है। इसलिए आपका तीसरा स्टेटमेंट भी सही था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, निर्यात संवर्धन मिशन के अंतर्गत 2 उप योजनाएं कौन सी है? तो एक तो आपका है निर्यात प्रोत्साहन और दूसरा है निर्यात दिशा। कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा निर्यात संवर्धन मिशन यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, ईपीएम बोलते हैं, के अंतर्गत कई पहले शुरू की गई है, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 नवंबर 2025 को मंजूरी प्रदान की थी। इस मिशन के लिए वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 के दौरान कुल 25,060 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। मिशन का उद्देश्य क्या है? तो मिशन का उद्देश्य लघु एवं मध्यम उद्यमों, पहली बार निर्यात करने वाले देशों और श्रम प्रधान क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत बनाना है। साथ ही बाजार विविधीकरण एवं मूल्यवर्धित निर्यात को बढ़ावा देना है। ऐसा ही क्वेश्चन पूछ रहा है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आजकल करंट अफेयर में। इसके अलावा निर्यात संवर्धन मिशन संयुक्त रूप से वाणिज्य विभाग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। जो आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन है, निर्यात संवर्धन मिशन, ये संयुक्त रूप से वाणिज्य विभाग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है। यह मिशन 2 एकीकृत उप योजनाओं पर आधारित है। निर्यात प्रोत्साहन, जो सस्ती एवं विविधीकृत व्यापार वित्त तक पहुंच सक्षम बनाने पर केंद्रित है। और जो निर्यात दिशा है ना, जो बाजार तक पहुंच, ब्रांडिंग, नियामक अनुपालन, रसद एवं व्यापार विश्लेषण जैसे गैर वित्तीय सहायक तत्वों को समर्थन प्रदान करता है निर्यात दिशा। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। निर्यात प्रोत्साहन वित्तीय सहायक एक तरीके से हो गया और निर्यात दिशा गैर वित्तीय सहायक तत्वों को समर्थन प्रदान करता है। नेक्स्ट आते हैं। केरल के किस जिले ने मत्स्य विभाग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 जीता? तो कासरगोड। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा कासरगोड ने इससे पहले 2023 में मत्स्य कृषक पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ जैव विविधता प्रबंधन समिति पुरस्कार जीता था। इसकी जिला पंचायत भारत में पहली ऐसी पंचायत थी जिसने किसी पेड़, फूल और पक्षी को जिले के जैव विविधता प्रतीकों के रूप में घोषित किया था। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 2025 का पेन पिंटर पुरस्कार किसने जीता? तो उनका नाम है लैला अबू लैला। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और एक पुरस्कार क्यों दिया गया है? फॉर राइटिंग ऑन माइग्रेशन एंड फेथ। ये भी पूछ सकता है, तो करंट अफेयर आजकल कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। किस देश ने ई कचरे से चांदी निकालने के लिए खाना पकाने के तेलों से प्राप्त प्राकृतिक फैटी एसिड का उपयोग करके एक हरित रासायनिक विधि विकसित की है? तो फिनलैंड। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस देश ने ई कचरे से चांदी निकालने के लिए खाना पकाने के तेलों से प्राप्त प्राकृतिक फैटी एसिड का उपयोग करके एक हरित रासायनिक विधि विकसित की है? तो फिनलैंड ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा करंट अफेयर देख लेते हैं। ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर 2025 जो अवार्ड दिया गया है किसके द्वारा? बाय द बैंकर के द्वारा। किसे दिया गया है? डीपीएस बैंक को, डीबीएस बैंक को। नेक्स्ट आते हैं।
इस साल का फ्रांसीसी सरकार का प्रतिष्ठित सेवेलियर पुरस्कार जाने माने कला निर्देशक थोटा तरानी को प्रदान किया गया है 13 नवंबर 2025 को। इसके साथ ही तरानी उन प्रमुख भारतीय फिल्म हस्तियों की सूची में शामिल हो गए हैं जिन्हें यह सम्मान मिल चुका है। तो इनसे पहले किसे मिला है? शिवाजी गणेशन को, गायक बाल मुरलीकृष्ण, कमल हासन, ऐश्वर्या राय बच्चन और कल्की कोचलिन जैसे नाम इसमें शामिल है। और अभी करंट में मिला है 13 नवंबर 2025 को मिला था कला निर्देशक थोटा तरानी। पुरस्कार का नाम क्या है? सेवेलियर पुरस्कार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संस्थान ने कॉस्मिक डॉन का अध्ययन करने के लिए प्रतूष नामक एक मिशन का प्रस्ताव रखा है? तो रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अभी इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। क्रेडिट कार्ड के आकार के एक कॉम्पैक्ट सिंगल बोर्ड कंप्यूटर पर आधारित एक छोटा डिजिटल रिसीवर सिस्टम अब हमें कॉस्मिक डॉन के रहस्यों को जानने में मदद कर सकता है, जब सबसे पहले तारों में जीवन की झलक दिखी थी। अच्छा, कॉस्मिक डॉन क्या है? तो कॉस्मिक डॉन वह समय है जब ब्रह्मांड में पहली बार तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ, जिसे इसके विकास की दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। और प्रत्यूष का मतलब क्या हुआ? जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रत्यूष का मतलब हुआ प्रोबिंग रीआयोनाइजेशन ऑफ द यूनिवर्स यूजिंग सिंगल फ्रॉम हाइड्रोजन। ही इंपॉर्टेंट है, प्रत्यूष का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित एक स्वायत्त संस्थान रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक टीम द्वारा प्रस्तावित अपनी तरह का पहला अंतरिक्ष पेलोड प्रत्यूष प्रोबिंग रीआयोनाइजेशन ऑफ द यूनिवर्स यूजिंग सिंगल फ्रॉम हाइड्रोजन इस रहस्य को उजागर करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह चंद्रमा की कक्षा में एक भावी रेडियोमीटर है जो हमारे ब्रह्मांड में बने प्रथम तारों के बारे में प्रश्नों का उत्तर देगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। एशिया की पहली यूनेस्को चेयर जो लैंगिक समावेशन और महिला सशक्तिकरण के लिए कौशल विकास पर आधारित है, कहाँ शुरू की गई थी? तो ये आपका पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे स्थित सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। तो ये भी याद रखना है, ये भी पूछ सकता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, एक्स्ट्रा करंट अफेयर है। भारत को अप्रैल 2026 से अप्रैल 2028 की अवधि के लिए कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है, CCDB। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ताइवान की पहली स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी का क्या नाम है, जिसने जनवरी 2026 में अपना पहला पानी के नीचे समुद्री परीक्षण पूरा किया? तो उसका नाम क्या है? हाईकून, या जिसे नरवाल भी कहा जाता है, नरवाल। ठीक है, तो दोनों में से कोई दोनों नाम आपको याद रखना। ऑप्शन में जो भी नाम मिले वही सही आंसर होगा। तो यहाँ ऑप्शन में क्या है? नरवाल है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने अपनी उन्नत जुपिटर अंतरिक्ष कैमरा को नेशनल एडवांस ऑप्टिकल सिस्टम सैटेलाइट के साथ लॉन्च किया है? तो इजराइल ने किया है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसे डेवलप किसने किया था? जो जुपिटर स्पेस कैमरा है, तो इसे डेवलप किया था इजरायली डिफेंस टेक्नोलॉजी फॉर्म इल्बिट सिस्टम, ये याद रखना है। इसके अलावा इसे लॉन्च किया गया कहाँ से? तो जो आपका NAOS सैटेलाइट है, इसको लॉन्च किया गया वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस, जो कि कैलिफोर्निया में है। किस रॉकेट से? तो SpaceX का फाल्कन 9 रॉकेट से। तो ये तो हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर न्यूज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।